नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज हम YouTube चैनल पर और मेरे सोशल मीडिया के तमाम चैनल पर एक बार फिर से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उनके दो साथियों पर एक नई FIR दर्ज हो गई है। यानी इसकी न केवल जांच होगी बल्कि कोर्ट का जो रुख है इस पूरे मामले पर, राउ रेवेन्यू कोर्ट का, उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में आगे केस भी चलेगा, क्योंकि कोर्ट ने कुछ इस तरह की टिप्पणी इस पूरे मामले के अंदर की है। इस पूरे मामले को बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मेरा ये YouTube चैनल मैंने आपके लिए खोला है ताकि मैं आपसे टू वे कम्युनिकेशन कर पाऊँ, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, साथ ही साथ इंस्टा पे भी आप अपनी बातें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आप जो है मुझे बताते रहिए, मुझे गाइड करते रहिए, मुझे समझाते रहिए, अपनी राय और सुझाव भेजते रहिए और अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और बताएं कि 32 साल के टीवी के एक्टिव करियर के बाद, मैं टीवी से रिटायर नहीं हुआ हूं, अभी भी टीवी करता हूं, अब मैं जो है YouTube पर भी आ गया हूं। तो जैसा प्यार आपने पिछले 3.25 दशक के सफ़र में मुझको अब तक दिया है, वैसा ही प्यार देते रहें। तो बात एक बार फिर से आपके संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में द्वारका में बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। इस पोस्टर के लगाने पर एक व्यक्ति शिव कुमार सक्सेना ने उनके खिलाफ शिकायत की थी और ये कहा था कि पब्लिक फंड का दुरुपयोग है और साथ ही साथ उन पर PPA, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। ये पूरा मामला एक लोअर कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट के बाद ये सेशन कोर्ट में आया, राउ रेवेन्यू कोर्ट में आया और राउ रेवेन्यू कोर्ट में अब से कुछ दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल जैसे ही दिल्ली की सत्ता से बाहर हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये FIR इसलिए हुई है क्योंकि वो दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए हैं, पंजाब में उनके सामने संकट मुंह बाय खड़ा हुआ है। ये FIR उनकी पुरानी गलतियों को लेकर है। जब एक वक्त अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वो कानून, नियम, कानून, नेतागिरी सब में सबसे ऊपर हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर बड़े बड़े पोस्टर लगाने का ये पूरा का पूरा ये मामला था, जिसको लेकर शुरुआत में पुलिस आनाकानी कर रही थी, लेकिन राउ रेवेन्यू कोर्ट की फटकार के बाद और उनके आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने FIR किसकी शिकायत पर दर्ज की है? ये शिकायत है शिव कुमार सक्सेना की। द्वारका के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे। होर्डिंग कब लगे थे? ये होर्डिंग 2019 के चुनाव के दौरान लगे थे और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन किन लोगों के नाम इस होर्डिंग पर लिखे गए थे। एक नाम था उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और तब के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दूसरा नाम इसमें है पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक जो उसी इलाके से आते हैं, गुलाब सिंह का, और आम आदमी पार्टी की पार्षद नीतिका शर्मा का। इन तीनों के खिलाफ अब FIR दर्ज हो गई है और अरविंद केजरीवाल को अब एक और केस में अदालती और साथ साथ पुलिस की जांचों का सामना करना है। आज मैंने वो तमाम केसेस निकाले हैं, हो सकता है इनमें से एक या दो केस में भूल गया हूं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो ये जो इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो केस चल रहे हैं, उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है और उसमें इतना लंबा मामला अभी और जुड़ने वाला है, क्योंकि CAG की कुछ रिपोर्ट तो टेबल हो गई हैं, कुछ रिपोर्ट टेबल होना बाकी है। इस पर सदन में चर्चा होगी, उसके बाद जो है सदन की समिति इसको जांच करके इसकी भी शिकायत या तो किसको कर सकती है, विजिलेंस विभाग को कर सकती है, दिल्ली पुलिस को इसकी संस्तुति कर सकती है, या LG को लिख सकती है कि इसके ऊपर कार्रवाई चले। वैसे भी ऐसे मामले कम नहीं है जिन पर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ कार्रवाई चल रही हो। खुद अरविंद केजरीवाल अभी शराब घोटाले और पब्लिक मनी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर छूटे हुए हैं। इसको भूलिए मत। आपको पता है ना, उनके 2 साथी, उनके 3 साथी मंत्री और कैसे कैसे गए थे, एक सांसद और 3 साथी मंत्री। उसमें कौन कौन है? मनीष सिसोदिया लंबे टाइम तक जेल में रहे, उनको अंततः उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपके सांसद संजय सिंह लंबे टाइम तक जेल में रहे। इसके अलावा सत्येंद्र जैन लंबे टाइम तक ये जेल के अंदर रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी कई महीने जेल के अंदर गुजारे। तो क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब कम हो जाएंगी? मुझे लगता है सत्ता से उतरने के बाद अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं और केसेस उनके ऊपर इतने सारे हैं। मुझे एक किस्सा याद है, वो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि
कोर्ट कचहरी के चक्कर में कभी मत पड़ना। तो अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में गले तक नहीं सिर तक पूरा फंसे हुए हैं, बल्कि सिर से ऊपर भी पानी जो है वो सिर के ऊपर से चल गया है। आगे मैं बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन कौन से घोटाले हैं और कौन कौन से मामलों में उनके ऊपर जांच चल रही है। जो बड़े मामले हैं जैसे शराब घोटाला हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ, इसके अलावा शीश महल घोटाला हुआ, इन पर मैं थोड़ी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन बाकी मैं आपको सरसरी तौर पर बताकर निकल जाऊंगा। मामले इतने सारे हैं कि इसको मुझे भी याद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों की लंबी चौड़ी जो टीम है वो कैसे इतने सारे मामले याद रखेगी। अब मेरे हिसाब से उनको अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा, आज इस केस में, आज इस केस में, आज इस केस में, और जब अदालत में पेश होना होता है ना, वो बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को हो सकता है उनको ये कह दिया जाए कि आप वर्चुअली कोर्ट के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो कॉल पे ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जब आम आदमी फंसता है ना तो कोर्ट कचहरी के ऐसे चक्कर में वो फंसता है कि उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कितना प्रिविलेज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ उनके घोटालों पर भी बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी के कई विधायक जेल होकर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के ऐसे कई विधायक थे जिनको पार्टी छोड़कर जाने पड़ा, उन पर इस ढंग के आरोप लगे थे। फर्जी डिग्री वाला मामला, एक महिला के साथ बलात्कार का मामला, उनके ही मंत्री पर आरोप लगा था, उसके बाद उसको इस्तीफा देने पड़ा। ऐसे कई आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते रहे। दुर्भाग्य ये है कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो कहती थी कि हम राजनीति को बदलने आ रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जो अन्ना के आंदोलन से निकली थी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो अपनी टोपियों पर लिखती थी मैं भी अन्ना, लेकिन उसी अन्ना हजारे को पॉलिटिकल पार्टी बनाने के साथ ही उन्होंने भुला दिया। अब अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या क्या कहते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। उनके शराब घोटाले पर कितनी तल्ख टिप्पणी अन्ना हजारे ने की थी इसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। और समय समय पर अरविंद केजरीवाल अपने रास्ते से क्या भटक गए हैं इसके बारे में अन्ना हजारे से जब भी पूछा जाता है तो कहता है कि अब वो मेरा चेला नहीं रहा। यहाँ तक की टिप्पणी अन्ना हजारे इस अरविंद केजरीवाल के ऊपर कर देते हैं। लेकिन मामला क्या है, क्या एक बार सरकार बनाने के बाद 2013 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, कुछ हफ्तों के लिए बने, उसके बाद 2015 में दूसरी बार 67 सीटों के साथ, 2020 में तीसरी बार 62 सीटों के साथ, और 2025 में उनकी सरकार न केवल गई बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली से चुनाव हार गए। और इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड वो अनगिनत घोटाले थे जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामले चल रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख हैं, मैं प्रमुख घोटाले आपको बता रहा हूं, कई सारे और निकल जाएंगे। अभी तो सीएजी की 14 रिपोर्ट है ना, मेरे ख्याल से 2 या 3 टेबल हुई हैं। उनके रिपोर्ट होने के बाद जब हाउस के अंदर उस पर डिस्कशन होगा, हाउस की कमेटी इसकी जांच करेगी, उसकी भी क्रिमिनलिटी को तय किया जाएगा। निसंदेह उसकी भी क्रिमिनलिटी या उसकी भी आपराधिकता को तय किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप है शराब घोटाले का। ये वही एक्साइज पॉलिसी है जिसको अरविंद केजरीवाल ने जो है आनन फानन में लाए। आनन फानन में उन्होंने नए ठेके खोले, आनन फानन में नई शराब की दुकानें खोली, एक के बदले एक फ्री मिला, और उसके बाद जब इसमें वो फंसे तो उन्होंने तुरंत उस एक्साइज पॉलिसी को यानी शराब नीति को वापस ले लिया। इस केस में कौन कौन फंसे हुए हैं? इस केस में खुद शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री थे वो खुद फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आपके संयोजक के तौर पर फंसे हुए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को मुझ जैसे जानने वाले लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था, क्योंकि इस बात को वो बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अगर वो कोई फाइल पर साइन करेंगे तो उनकी भी आपराधिकता बनेगी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ना बड़ा झटका दे दिया कि अगर इस शराब घोटाले का पूरा फायदा चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी को गोवा में मिला है तो आम आदमी पार्टी को भी इसमें एक्यूज बनाया जाना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से हुई थी। अब सरकार जो है आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले में प्रोसिक्यूट करेगी और आपके संयोजक के तौर पर सीधे सीधे कौन फंसेंगे? सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल फंसेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा उनका शीश महल, उस शीश महल में अब कोई नहीं रह रहा, क्योंकि उस शीश महल के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, उसके ऊपर जो है
और सीबीआई की इंक्वायरी भी होगी और उस पर ऊपर कई तरह की इंक्वायरी चल रही है। जब तक इंक्वायरी चलेंगी तब तक उस बंगले को खाली रखा जाएगा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ साफ उस बंगले में, या किसी भी और मंत्री ने साफ साफ उस बंगले में आने से मना कर दिया था। तो ये शीश महल कांड है जिसमें बड़े बड़े आलीशान कमरे बनाए गए, जिसके अंदर बड़े बड़े झूमर लगाए गए, जिसके अंदर बड़े बड़े शैंडिलियर्स लगाए गए, जिसके अंदर सोना जिम और जकूजी बनाया गया, जिसके अंदर रिमोट कंट्रोल से चलने वाले करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए थे, जिसके अंदर हर वो ऐशो आराम की सुविधा थी जिसको जनता के पैसे पर अरविंद केजरीवाल ने लिया था। ये तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार फिर से। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उसी शीश महल की तस्वीरें हैं जो अरविंद केजरीवाल के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। शराब घोटाला तो उन पर लगा ही था, लेकिन शराब घोटाले के साथ साथ जब वो शराब घोटाला कर रहे थे तो 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो उनका सरकारी आवास है उनको नए सिरे से बनाकर उसको महल में परिवर्तित करने का आरोप उन पर लगा था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे शीश महल नाम दिया था। और मैं भी शीश महल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में अरविंद केजरीवाल के इस घर को अब शीश महल ही कहा जाता है। इस पर कई सारी इंक्वायरी है, इस पर कई सारी बातें भी चल रही हैं, इस पर कई सारे जो है इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है। पीडब्ल्यू अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। एमसीडी का रोल भी इसके अंदर आएगा क्योंकि इस नक्शे को एमसीडी से अप्रूव ही नहीं कराया गया था, क्योंकि अगर नक्शे को अप्रूव कराया जाता तो मुख्यमंत्री उस वक्त एमसीडी में जो है दिल्ली की सरकार, माफ कीजिएगा, एमसीडी में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो शायद ये नक्शा उस वक्त बाहर निकल आता। तो ऐसी कई सारी अनियमितताएं शीश महल बनाने में अरविंद केजरीवाल ने की है। इसके बारे में भी बताया मैंने आपको, शीश महल भी मैंने आपको दिखाया। अब उनके बाकी घोटालों की बात करें। और एक सबसे बड़ा आरोप जिसमें हर कोई फंस जाता है, बच नहीं पाता, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। ये जितना पैसा हुआ वो पैसा कैश में तो नहीं लिया गया। सब लोग कहते हैं सबूत का है हमारे खिलाफ, हमारे पास एक पैसा नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं मिला, हमारे पास वो नहीं मिला। लेकिन हकीकत बात है ना, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं और आज के ज़माने में ऐसे बहुत कम लोग होंगे। और कम से कम एक आईएएस अधिकारी तो ये बिल्कुल नहीं करेगा कि अपने अकाउंट पर वो रिश्वत के पैसे ले। तो वो रिश्वत के पैसे लिए गए, हवाला हुए, जो कोर्ट के अंदर दस्तावेज है उसके हिसाब से, और हवाला होकर गोवा और कहीं कहीं के चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ, अन्य चुनाव के अंदर भी उसका इस्तेमाल हुआ। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, इसमें अरविंद केजरीवाल फंसते हैं। इसमें जो हवाला की ट्रांजेक्शन्स की स्लिप्स हैं वो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास मौजूद हैं। इसमें सीबीआई और ईडी दोनों इस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप ये लगता है कि वो काम तो 10 रुपए का करते हैं, लेकिन 1000 रुपए खर्च करके उसका वो विज्ञापन कराते हैं। और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल की और मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि एक केस में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, कोर्ट ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जो विज्ञापन पर इस पूरे मामले में खर्चा किया है वो उनकी पार्टी से या उनसे लिया जाए। ऐसे कई मामले अलग अलग अदालतों के अंदर पेंडिंग है। इसमें भी जब जब इन्वेस्टिगेशन होगी या जब जब जांच खुलेगी तो आम आदमी पार्टी भी घिरेगी, अरविंद केजरीवाल भी घिरेगी। और सवाल यह है कि अगर उनसे हर्जाना वसूलने की बात हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल वो पैसा कहां से लेके आएंगे? क्या उनकी पार्टी फंड के अंदर अभी इतना पैसा मौजूद है? पंजाब में सरकार है, पैसा मौजूद हो सकता है, लेकिन ये मामला कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 का नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ों का मामला है। तो यहां पर भी दिक्कत में आ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, इसके बारे में कई शिकायतें, कई जो हैं बातें पेंडिंग हैं, सरकार की ज्ञान में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इस मामले में पूरी की पूरी जांच ऑर्डर करके रखी है। जल बोर्ड का घोटाला तो है ही, जल बोर्ड में कैसे आम आदमी पार्टी को घोटालों के चलते गंदा पानी मिलता था, सीवर से निकला हुआ पानी मिलता था, ये भी आरोप लगे। मटमैला पानी मिलता था, ऐसा पानी मिलता था जिसको पीकर आदमी सामान्य तौर पर ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता। इसके अलावा टैंकर माफियाओं की सरपरस्ती का भी आरोप लगा था। तो दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे कई मामले हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल पर न केवल एफआईआर हो चुकी है बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और समय पर उनके ऊपर चार्जशीट भी होगी। तो अभी तक कुल कितने हो चुके हैं? अभी तक कुल 7 घोटाले हो चुके हैं और 8वीं एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी मैं कहीं पे नहीं हूं। इसके अलावा डीटीसी के अंदर भी घोटाले का मामला सामने आया है। आपको पता है डीटीसी
डीटीसी का घाटा लगातार बढ़ता गया और हाल ही के दिनों में कुछ बस खरीदे हुई, और वो बस खरीदे भी दिल्ली सरकार के पैसों से शायद नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने जो ग्रांट दी है उसके हिसाब से बस खरीदी हुई, लेकिन उस बस खरीदी के अंदर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये डीटीसी का घोटाला भी है, इसमें भी अरविंद केजरीवाल फंस सकते हैं। और डीटीसी के इस घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट भी लंबित है। सीएजी क्या करता है? सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और सीएजी का काम क्या होता है? सीएजी सरकार के अकाउंट्स को चेक करता है और फिर यह बताता है कि जो खरीद सरकार ने की है उसमें कितना फायदा है, बाकी लोग किस तरह की सुविधाएं दे रहे थे, सरकार ने जिस कंपनी से सुविधाएं दी खरीदी उसने क्या क्या ऑफर किया, क्या उसने अतिरिक्त पैसे लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर अतिरिक्त पैसे लिए गए हैं। इसके अलावा मैंने कहा सीएजी की कई सारी रिपोर्ट है, 2-3 तो जो मुझे पता है, जो मैंने आपको बता दी है। माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा सीएजी की रिपोर्ट अभी आनी है। अभी शायद 2 से 3 रिपोर्ट टेबल हुई है। जैसे जैसे सदन के अंदर ये रिपोर्ट टेबल होंगी वैसे वैसे जो है अरविंद केजरीवाल पर जांच का शिकंजा कसता जाएगा, क्योंकि सीएजी की इन रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा की कमेटी भी जांच कर सकती है और बाद में इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप सकती है। तो इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं। आपको पता है ना, उनके सबसे प्रिय विधायक जो है अमानतुल्लाह खां, जो ओखला से इस बार भी चुनकर आए हैं, अमानतुल्लाह खां पर कई तरह के आरोप लगे। और अमानतुल्लाह खां पर क्या आरोप लगा? वक्फ बोर्ड के घोटाले का आरोप लगा। और चीफ मिनिस्टर के तौर पर वक्फ में किसने उन्हें अपॉइंट किया होगा? तो जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया होगा। तो वक्फ घोटाले की आंच, क्योंकि जिसमें यह कहा गया कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका मनमाने तरीके से इस्तेमाल हुआ और जो पैसा आम मुसलमान की काम के लिए जाना था उसका नेताओं के काम के लिए इस्तेमाल हुआ। तो वक्फ बोर्ड का घोटाला भी सामने आ रहा है। जो ये कौन सा घोटाला हो गया? ये 10वां और एक 11वां घोटाला हो गया। अभी 2-3 और बाकी है सर, और मैं कई सारे भूल भी रहा हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके आगे बात करें। अभी मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि भाई यमुना सफाई में गड़बड़ी का घोटाला तो मैं भूल ही गया। इसमें ये आरोप लगा कि यमुना सफाई के लिए पैसे तो निकले लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। यमुना मैया अभी भी एक गंदे नाले की तरह है। ये भी कहा गया कि अगर मैं इस सरकार में यानी 2020 से 2025 के बीच यमुना को साफ नहीं करवाऊं तो आप मुझे वोट मत देना। तो जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया। यमुना उसी तरह से गंदी है। अब भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि हम वहां पर नया रिवर फ्रंट बनाएंगे, हम यमुना को पूरी तरह से साफ करेंगे। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। आरोप क्या लगा था कि सैकड़ों करोड़ रुपए जो है यमुना घोटाले के नाम पर निकले, लेकिन यमुना की सफाई हुई ही नहीं। तो सवाल यह है कि उस पैसों को जमीन खा गया, आसमान निकल गया। एनजीटी ने इस बारे में एक टिप्पणी भी की है और इन चुनाव के वक्त ये चर्चा में काफ़ी हद तक आया था। यमुना मैया के साथ जिसने अन्याय किया है, मैं तो ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अन्याय किया, क्योंकि यमुना तो भी शीला दीक्षित के वक्त तक कुछ साफ थी। 10 साल का जो वक्फा होता है या 10 साल का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, और इस तमाम ने अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अब मैं अगले पे आ जाता हूँ। आपको पता याद होगा ना, दिल्ली में पॉल्यूशन था तो ऑड इवन शुरू हो गई। अब ऑड इवन में जितना खर्चा नहीं हुआ उससे ज़्यादा खर्चा, उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा उसके विज्ञापन में हुआ। ये भी बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तब जो है क्या आया कि भाई बीजिंग के अंदर स्मोक टावर्स लगे हुए हैं, स्मोक टावर्स को करोड़ों रुपए खर्च करके लगाया गया, लेकिन एक विंटर ही नहीं कुछ ही दिन तक ये स्मोक टावर चल पाए। इसकी फुटेज भी मिल जाएगी, इस फुटेज का जरूर इस्तेमाल किया जाए। स्मोक टावर की तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, तो वो स्मोक टावर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो अब किसी काम के नहीं है, जर्जर हो चुके हैं, और उसके बाद में कई सालों तक वो उसी हालत में पड़े रहे। लेकिन न तो अरविंद केजरीवाल ने, न ही उनकी सरकार ने इस पर किसी तरह से बात की। इसके अलावा एक और कौन सा घोटाला है? मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, बड़े दिलचस्प फैक्ट्स हैं वो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जो जानकारी आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है। 18 मोहल्ला क्लिनिकों में थर्मामीटर नहीं। इन मोहल्ला क्लिनिकों को आदर्श बताया जाता था दुनिया के लिए। इनमें थर्मामीटर ही नहीं थे। ये डिस्पेंसरी की तरह थी, लेकिन डिस्पेंसरी में थर्मामीटर ना हो तो बुखार भी दिखाने आदमी जाए तो चेक कौन करे? एक आम आदमी या झुग्गी झोपड़ी का जो आदमी जो मोहल्ला क्लिनिक में जाएगा वो अपने घर में तो शायद ही थर्मामीटर रखेगा, और रखता भी होगा तो शायद उसे बुखार नापना न आता हो। 45 मोहल्ला क्लिनिकों में एक्सरे व्यूअर नहीं।
अब एक्सरे नहीं कर सकते मोहल्ला क्लिनिक में, ये तो समझ आता है, लेकिन एक्सरे देखने के लिए एक व्यूअर लगा होता है ना, जिसमें आप एक्सरे ऐसे करते हैं, अंदर लाइट जलती है ताकि वो आपको साफ साफ दिखाए। तो 45 मोहल्ला क्लिनिकों में एक्सरे व्यूअर नहीं है और 21 मोहल्ला क्लिनिकों में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है। तो इतना तो जिस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में इतना प्रचार हुआ, ये मोहल्ला क्लिनिक, ये स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल जिन स्कूलों के आधार पर प्रचार हुआ, इस स्कूलों के ऊपर भी एक घोटाला है, वो मैं इस लिस्ट में डालना भूल गया। वो घोटाला क्या है? क्लासरूम को ज्यादा पैसों में बनाने का आरोप। ये बड़ा घोटाला है जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लगा है। उनका कहना है कि टॉयलेट को भी क्लासरूम के अंदर बदल दिया गया, जो क्लासरूम के अंदर कंस्ट्रक्शन किया गया, अगर उसमें 10 रुपए खर्च होना था तो उसमें कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ। तो इस मामले की भी जांच की आंच अरविंद केजरीवाल पर आने वाली है। लेकिन सबसे गंभीर कौन कौन से 2 मामले हैं? ये गंभीर जो मामला है वो है शराब घोटाले का और मनी लॉन्ड्रिंग का। इस मामले में गले तक फंसे हुए हैं। अब इस आरोप क्या है कि इस मामले में शराब के जो विक्रेता हैं उनको गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया। भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चुनाव लड़ने के लिए और अपने लोगों के लिए भेजे गए। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पहला सम्मन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था। जांच एजेंसियों ने केजरीवाल को सिलसिलेवार 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी को, 18 जनवरी 2024, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च और 21 मार्च 2024 को पेश किया। लेकिन ईडी ने 10वां समन लेकर पहुंचे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और बाद में जब ईडी वाला मामला चलता रहा तो उनको सीबीआई में गिरफ्तारी हो गई। उन पर क्या आरोप है? मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने आंध्र प्रदेश के कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, कि कविता का भी नाम आया उसमें। इस मीटिंग के अंदर शराब नीति बनाने में मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और अधिकारी मौजूद थे और जानबूझकर जो दिल्ली का राजस्व था उसमें 100 करोड़ का नुकसान उन्होंने पहुंचाया है और बाद में ये आंकड़ा बढ़कर और भी बढ़ जाता है। तो अब कहते हैं ना कि जब जो है आप जो काम करते हैं वो अंत तक आपका पीछा करते हैं। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे, हो सकता है आने वाले समय में कोर्ट उनका छोड़ दे, लेकिन कोई आरोप हवा में नहीं लग सकते। कोई केस बनता है हवा में नहीं बन सकता। आप उसको झूठा कह दें, आप उसको पॉलिटिकल वेंडेटा कह दें, आप कहें राजनीतिक कारणों से केस बनाया गया है। लेकिन आप देखिए ना, नीतीश कुमार भी हैं, कितनी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। 2014 में तो उन्होंने पूरी उस कैंपेन को रोक दिया जहां नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद 2015 में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सरकार भी बना ली, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी के साथ आ भी गए। फिर वो उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर वो बीजेपी से जाकर इंडिया गठबंधन बनाने लग गए। लेकिन क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी केस बीजेपी कर पाई? नहीं कर पाई, क्योंकि कोई कागज नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस तरह का कोई घोटाला नहीं किया है। तो जहां पर धुआं आग होती है वहीं पर धुआं होता है। और अरविंद केजरीवाल के मामले में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि आग भी खूब लगी है और धुआं भी बहुत उठा है। ये तमाम घोटालों की आंच अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय में ऐसे कानूनी पचड़ों में उलझाएगी, ऐसे कानूनी पचड़ों में फंसाएगी कि उनको अपनी राजनीति चलाना बेहद मुश्किल प्रतीत होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज की इस पेशकश में इतना ही, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्लीज़ ध्यान रखिए, मेरी बात को सोशल मीडिया पर शेयर करिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ, अब मैं YouTube पर उपलब्ध हूँ और एक लाइव दिन में आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।